हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के चौथे चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी तक हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं। तीन चैप्टर में हमने क्या क्या बातें की है उसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। तो फर्स्ट में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जाना। सेकंड में हमने नेचर और फंडामेंटल राइट देखे, और उसके साथ में हमने देखा कि राइट्स के टाइप क्या होते हैं। राइट्स के टाइप क्या होते हैं तो वो देखे। तीसरे चैप्टर में हमने देखा था कि बेसिकली फंडामेंटल राइट की अमेंडेबिलिटी कैसे होती है। उसमें हमने डिफरेंट जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, और डिफरेंट केसेस की बात की थी, स्पेशली शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, केशवानंद भारती केस, वर्डिक्ट ऑफ द डिकेड एंड मिनर्वा मिल केस। सो यहां तक मैंने आपका बेसिक फंडामेंटल सारा क्लियर कर दिया, ताकि आप फंडामेंटल राइट जब भी पढ़ेंगे, कोई भी टर्मिनोलॉजी आएगी, कोई भी बात आएगी, तो आपको पढ़ने में समझने में बड़ा इजी जाएगा और अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। सो अभी हम फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं। अब यहां से मैं करता हूं फंडामेंटल राइट स्टार्ट, तो कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि भी फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से, आप आर्टिकल 14 पे आ गए सीधा। तो आर्टिकल 12 और 13 का हमने बहुत बार जिक्र किया है पहले भी। 13 का मतलब क्या है? 13 एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू की बात करता है कि कोई फंडामेंटल राइट के लिए कि कोई भी लॉ ऐसा पार्लियामेंट नहीं बनाएगा जो कि कोई भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो या अब्रीच करता हो। ओके, तो यहां तक तो हम क्लियर थे। 13 तक 12th है। 12th में जितना भी हम फंडामेंटल राइट देखेंगे, हमने फंडामेंटल राइट के नेचर में बात की थी कि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट ये होता है नेगेटिवली वर्डेड है, नेगेटिव होता है, लिमिटेशन होती है स्टेट पे। तो हर एक जनरली फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है स्टेट शेल नॉट। तो यहां जितनी स्टेट की बात हुई है, स्टेट पे लिमिटेशन हुई है, तो स्टेट क्या है इसकी डेफिनेशन दी हुई है आर्टिकल 12 में। इसमें बेसिकली कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज, मतलब तीनों टीयर की गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट एडेड का मतलब क्या है। और बहुत सारे क्वेश्चन आए कि आधार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस में आता है, गवर्नमेंट में आएगा नहीं। वो आता है बेसिकली गवर्नमेंट का जितना भी आधार की अथॉरिटी हो या आपका गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस हो, सो सारी की सारी गवर्नमेंट के अंदर में आती है। एंड वही गवर्नमेंट वही स्टेट की डेफिनेशन में आता है गवर्नमेंट। सो ये आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, 13 में लॉ के बारे में बताया गया है, लॉ का टाइप बताया गया है। ओके, तो क्योंकि सारे नेक्स्ट जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स आएंगे तो उसमें ये बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होगी, इनके डेफिनेशन की जरूरत होगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वलिटी। आपका जो ग्रुप का क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल राइट का, वो बहुत तरीके से किया गया है। एक बेसिक तरीका है जिसमें कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, वो इसी प्रकार से है कि उसमें 6 तरीके से किया गया है। तो पहला टाइप है राइट टू इक्वालिटी। ओके, और भी बहुत सारे टाइप है जिसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटेबल एंड नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटेबल। जैसे कि आर्टिकल 17 है, वो सेल्फ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। जैसे कि आपका आर्टिकल 23-24 है, वो सेल्फ एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके लिए अलग से लॉ बनाना पड़ता है। क्योंकि
आर्टिकल 17 कहता है कि आप अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बट अगर अनटचेबिलिटी होती है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा, वो एक पार्लियामेंट लॉ बना के एनफोर्स करेगा। सो वो सेल्फ एग्जीक्यूटेबल नहीं है। सो बहुत सारे तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, बट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इसको 6 तरीके से किया है। तो पहला तरीका है वो ये राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी के रिलेटेड सारे आर्टिकल है वो 14 to 18 आर्टिकल में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से कर लिए, उसको हर तरीके से आपने फंडामेंटल राइट को समझ लिया, तो पॉलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर फंडामेंटल राइट पे आपको थोड़ा टाइम देके आपको उसको उसके डीप में जाके आपको समझाने की कोशिश करूँ, उसका कंसेप्ट क्या है, रियल कंसेप्ट क्या है, जो कि कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, कोई जनरली आपको कहीं भी यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं होगा, कोई बताएगा नहीं। सो बेसिकली मैं आपको उसको डीप में ले जाके उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मे बी इसमें 2, 3, 4 वीडियो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट आपका फंडामेंटल राइट को लेके फिर कभी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई भी बात आएगी, यू विल बी वेरी क्लियर, crystal clear, your concept will be very clear on the fundamental right, and that is need of they are, because ज़्यादातर क्वेश्चन है वो यहीं से निकलते हैं, उन्हीं की बिटवीन द लाइन निकलते हैं और वो कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको बीच में पॉइंट आउट करते जाऊंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हुआ है। ओके, चलिए आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम आर्टिकल 14 पे ही कंप्लीटली बात करेंगे। सो आर्टिकल 14 कहता है 2 तरह के राइट देता है, इक्वलिटी के 2 तरह के राइट देता है, 2 टाइप ऑफ राइट्स ऑफ इक्वलिटी। फर्स्ट है उसको ईबीएल कहते हैं, ईबीएल एंड ईपीएल, वेरी फेमस टर्मिनोलॉजी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम कहानी समझेंगे, इसको एज ए कहानी की तरह समझेंगे, और मैं आपको एग्जाम्पल देते जाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज होगी, वो ये होगी कि आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ आवर रिजर्वेशन पॉलिसी इज प्रोटेक्टेड। आर्टिकल 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर आर्टिकल 14 आवर रिजर्वेशन पॉलिसी इज प्रोटेक्टेड। सो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी का बेस क्या है वो आर्टिकल 14 में है। सो यू विल गेट इट। उसका एक्सटेंशन आपको 15 और 16 में मिलेगा, जहां पे क्लियर कट रिजर्वेशन पॉलिसी की बात होगी, बट यहां से इंप्लाई होता है, और यही आपका जो राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यही उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है आपका रिजर्वेशन पॉलिसी को। सो हम समझेंगे। ओके, तो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ईबीएल, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो बोथ इन आर्टिकल 14, ईबीएल एंड ईपीएल। ओके, नेक्स्ट। अब अगर हम ईबीएल की बात करें, ये ईबीएल है एज ए लीगल कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी बिफोर द लॉ ओरिजिनेटेड अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में ये इवॉल्व हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, एंड इट रिगार्ड्स एज ए नेगेटिव कंसेप्ट। अब ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, एक बार क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली ये नहीं था, बट ये था कि प्रिविलेजेस अगर कोई सोसाइटी में अब्सेंट है तो ये क्या है, ये नेगेटिव है। अब दिखने में ये पॉजिटिव है कि देखिए, अमीर आदमी को कोई स्पेशल राइट होना, या कास्ट के बेसिस पे स्पेशल राइट होना, कि ब्राह्मण है तो उसको, मैं यहाँ पे किसी का ऑफेंस नहीं है, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कुछ, किसी कास्ट को कुछ स्पेशल राइट हो, किसी को कम राइट हो, तो ये ऐसा इस तरीके से नहीं होना, यानी कि ये नेगेटिव वे में वर्डेड है। कैसे कि no one is bigger than the law and everyone is equal before the law, इसको बोलते हैं कानून की निगाह में सब बराबर है। सो
In the eye of law, everybody is equal. So it means no man is above the law. अब यहाँ पे man लिखा हुआ है, that means human being. That is not man. Okay, ये लीगल लैंग्वेज है. So इसको उस तरीके से ना देखे, एकेडमिक हिसाब से देखे. So as legal concept, equality before the law originated under the English Constitution. It is regarded as a negative concept. Equality before the law regarded as a negative concept. ये डिफरेंस है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होगा. बिकॉज इसेंशियली मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी मैन. सो इट मीन्स नो मैन इज अबव द लॉ. यानी कि सबसे ऊपर लॉ है, उसके नीचे सब कुछ है, सारी अथॉरिटी उसके नीचे है. सो अगर प्राइम मिनिस्टर है आज का, वो प्राइम मिनिस्टर भी लॉ के नीचे है, लॉ के ऊपर नहीं है. लॉ के ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर लॉ है. सो एनी पर्सन हाई और लो in standing equal in eye of law shall be subject to ordinary law of the land and equally amenable to the jurisdiction of ordinary court of the country. अगर ऑर्डिनरी कोर्ट में, एक नॉर्मल कोर्ट में अगर आपके एक कॉमन आदमी को बुलाया जा सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जा सकता है. कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो, पैसे वाला हो, कोई भी पोस्ट पे हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी क्रीड का हो, उसको वो कोर्ट के सामने बुलाया जा सकता है. सो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस मीन्स बाय रीजन ऑफ बर्थ, क्रीड और लाइक इन द फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल, thus the equal treatment before the law. So कोई भी प्रकार से किसी को भी एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं होंगे. The law doesn't distinguish between PM and ordinary man. If they commit similar crime in similar circumstances, they shall be given the similar punishment. अगर आपका PM और कॉमन मैन दोनों आपका पीएम एंड कॉमन मैन दोनों सिमिलर सर्कमस्टांसेस में है, उन्होंने कोई सिमिलर क्राइम किया है, तो दोनों को पनिशमेंट सेम तरह का मिलेगा. सो इसका मतलब है लॉ के सामने सब इक्वल है, यानी कि लॉ सब पे इक्वली अप्लाई होगा. यहां तक तो ठीक है. ये बात हर हमारे किसी भी लेमैन को भी पूछेंगे, ये बात उसको भी समझ में आती है. वो भी बोलेगा हमेशा कि जब कानून सबको बराबर, तो सब बराबर होने चाहिए. सो यहां तक इट्स ओके. अब ये कहां से आता है, कानून सब पे बराबर लागू होगा, लॉ सब पे बराबर लागू होगा, ये कहां से आता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप हमेशा याद रखना, एक बहुत पॉपुलर, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं. एक पॉपुलर एमपी है आपके, एक हैदराबाद में पार्टी है AMIM, उनके एमपी है असदुद्दीन ओवैसी साहब. वो कभी भी, असदुद्दीन साहब जब कोई भी डिबेट में होते हैं, तो आप कभी भी गौर करना, वो हमेशा आर्टिकल 14 और 19 का, तो 19 हम आगे देखेंगे, आर्टिकल 14 एंड 19 का बहुत ज्यादा मेंशन करते हैं वो हमेशा. सो एवरीबडी, लोग बहुत खुश हो जाते हैं देख के कि मतलब इस तरह के आर्टिकल कैसे मेंशन कर रहे हैं. तो बहुत ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है. आप ये सुनने के बाद, समझने के बाद, आप भी अपनी लाइफ में हमेशा आर्टिकल 14 का मतलब समझेंगे, और आर्टिकल 14 का हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है. आप कहीं भी आर्टिकल 14 को कोट कर सकते हैं एंड यू कैन इम्प्रेस एनीबडी. सो ये एक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं बता रहा हूं जो आर्टिकल 14 लर्न करने का. सो द कोर्ट आर कॉमन फॉर ऑल. नो स्पेशल कोर्ट फॉर टू ट्रायल इंडिविजुअल थ्रू स्पेशल कोर्ट कैन बी एस्टैब्लिश इन स्पेशल केसेस लाइक इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड टेरर रिलेटेड केसेस एक्सेट्रा. देखिए ये कह रहा है भाई प्रधानमंत्री भी उसी कोर्ट में आएगा, कॉमन आदमी भी उसी कोर्ट में आएगा. प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री साहब के लिए अलग से कोर्ट लगेगा, जैसे पहले होते थे ना राजा महाराजाओं के टाइम में.
राजा जी को सजा होती थी तो उनके लिए अलग से कोर्ट लगता था। नॉर्मल आदमी, राजा जी की परिवार या नोबल होते थे, जो जागीरदार होते थे, उनके लिए अलग कोर्ट होता था और नॉर्मल आदमी के लिए अलग कोर्ट होता था। बट हमारा जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसमें अलग कोर्ट का कोई सिद्धांत नहीं है। हाँ है, सिद्धांत है, पर वो इस तरीके से नहीं है कि लोगों को डिफरेंशिएट करके। ये आपके ऑफेंसेस के हिसाब से है, वहां पे कोर्ट की एक्सपर्टीज देखी जा रही है। जैसे इकोनॉमिक लॉस के लिए अलग कोर्ट हो सकता है, टेरर टाइप के क्राइम, टेररिस्ट के क्राइम है, या फास्ट ट्रैक कोर्ट जहां हीनियस क्राइम है उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत होती है, वो हो सकता है। आपको पता होना चाहिए अभी रिसेंटली शायद दिसंबर और नवंबर में 2020 में मद्रास कोर्ट हैज कम अप विद, और दिस ईयर ओनली आई थिंक, मद्रास कोर्ट हैज कम अप विद ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 की जो लेजिस्लेटर के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्पेशल कोर्ट से लेजिस्लेटर के जितने भी क्राइम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कम टाइम में निपटाया जाए। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से लेजिस्लेटर यानी कि वो अलग एक कैटेगरी ऑफ लोग हो गए, उनके लिए अलग से कोर्ट बनाया जाए। दिस इज अगेंस्ट द आर्टिकल 14। सो उन्होंने उस जजमेंट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। सो अभी भी वो केस पेंडिंग में है, वो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सो बेसिकली आपको बात समझ में आई कि लोगों को कैटेगराइज करके कि इस ग्रुप के बहुत पैसे वाले लोगों के लिए अलग कोर्ट होगा, कम पैसे वाले लोगों के लिए अलग कोर्ट होगा, इस धर्म के लिए लोगों के लिए अलग कोर्ट होगा, उस धर्म के लोगों के लिए अलग कोर्ट होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 14(1) EBL आपका पहला जो उसमें है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वो कहता है कि सब लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी लॉ के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं, आपकी कास्ट, क्रीड या स्टैंडिंग या पोजीशन के बेसिस पे आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल सकता। सो अब हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ। देखिए, रूल ऑफ लॉ की हमने कल भी बात की थी, किसी को भी अगर दिक्कत हो तो कल वाले वीडियो में भी चले जाके देख सकते हैं, लास्ट वाले में। बट हम आज रूल ऑफ लॉ को काफी एलैबोरेटिव वे में समझेंगे कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। देखिए, रूल होता है यानी कि कोई आपके ऊपर शासन कर रहा है। सो जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से पहले शासन होता था, वो मोनार्क का होता था, कोई आदमी शासन करता था। तो ये जनरली देखा गया कि वो आदमी शासन करता है यानी कि कोई लिविंग एंटिटी है, वो हमेशा कोई अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट देखेगा, क्योंकि ह्यूमन है, एरर होगी, उसका बायसनेस आएगा, तो कहीं न कहीं बायसनेस से देखेगा। सो बेसिकली ऐसा किया गया कि नॉन लिविंग एंटिटी है, कुछ स्पेशल लॉ बना दिए जाए और उनका ही शासन हो, उनके नीचे सब कुछ है। सो आज भी हमारी कंट्री में अगर आप कहेंगे कि किसी प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का शासन है, ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ का शासन है। तो आज से कभी भी हम बात करेंगे हु इज गवर्निंग द कंट्री, रूल ऑफ लॉ गवर्निंग द कंट्री। सो रूल ऑफ द लॉ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ द लॉ कौन बना रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है। So basically constitution is the supreme and constitution is the final authority of this country of India. Okay, as a legal concept, the rule of law originated under the English constitution. Obvious सी बात है, जब हमने बात किया था equality before the law itself originated from the English constitution, यानी कि आपका यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बना है। और इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमने पहले वीडियो में, हमने पहले चैप्टर में देखा था कि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन इज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो वैसे तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड नहीं होता है, वहां बहुत सारे लॉज का कलेक्शन करके इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता है। तो वहां से ये लीगल कॉन्सेप्ट, एज ए लीगल कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ निकला है। बट ये इम्प्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली यानी कि ओपनली
यानी कि डायरेक्टली लिखा गया है, एक्सप्लिसिटली रूल ऑफ लॉ नहीं लिखा गया। एक्सप्लिसिटली कहीं भी रूल ऑफ लॉ का मेंशन नहीं है, ये इम्प्लिसिटली मेंशन है। कहां? आर्टिकल 14 में आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ में मेंशन होता है, लॉ के सामने सब इक्वल है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लेक्स रेक्स, लॉ इज किंग और सुप्रीम, यानी कि लॉ ही राजा है। अभी हमारी कंट्री का राजा कौन होगा? लॉ। इसको बोलते हैं लेक्स रेक्स। ये लेटिन एक प्रोवर्ब है, लेक्स रेक्स। सो उसके थ्रू लेक्स रेक्स यानी कि लॉ इज किंग, द लॉ इज हाईएस्ट अथॉरिटी, नो वन अबव द लॉ ऑफ लैंड। ग्रेट। ओके, अगर मैं ये कहूं कि ये लेक्स रेक्स है, अगर लेक्स रेक्स है यानी लॉ इज सुप्रीम, तो इसका उल्टा क्या होगा? रेक्स लेक्स, यानी कि राजा ही लॉ है। लॉ ही राजा है और राजा ही लॉ है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा देता हूं। आपने सबने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें मेंशन है कि मेरा वचन ही शासन है। लास्ट में वो बोलता है अपनी शपथ लेने के बाद, मेरा वचन ही शासन है, यानी कि राजा का बोला हुआ ही कानून है, यानी कि राजा ने जो बोल दिया वही कानून है, यानी रेक्स लेक्स, यानी किंग इज लॉ, किंग इज लॉ। एंड अगर लॉ इज किंग है, यानी कि लॉ जो बोलेगा वही राजा होगा, या राजा को वही करना होगा, यानी कि लॉ राजा है। सो बेसिकली आई डिफरेंशिएट इट एंड यू कैन इमेजिन, मेरा वचन ही शासन है, वो उल्टा है किसका? आपके इक्वलिटी बिफोर द लॉ का। वो उल्टा है किसका? रूल ऑफ लॉ का उल्टा है, जस्ट उल्टा है। ओके, इट इज absolute supremacy of regular law as opposed to influence or arbitrary power. So यहां पे absolutely supremacy किसकी होती है? रेगुलर लॉ की। ओके, हम आते नेक्स्ट की बात। इट इज लीड टू प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री वेर एवर गवर्नमेंट मेड सबऑर्डिनेट टू लॉ, नॉट लॉ सबऑर्डिनेट टू गवर्नमेंट। सो लेक्स रेक्स का मतलब है राजा साहब है वो रूल के अंडर में है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है। ओके, दैट इज मीनिंग। मैंने आपको क्लियर कर दिया है पहले। अब ये कहां से आता है, इसको डेवलप किसने किया और इसका मीनिंग क्या है, इसको चेक। अगर मैं कहूं कि रूल ऑफ लॉ कोई कंट्री में है, ये टेस्ट करना है, तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे कि वहां पे रूल ऑफ लॉ है या नहीं है? अगर मेरे को कहे कि सऊदी अरेबिया में जाके आपको पता करना है कि रूल ऑफ लॉ है या नहीं, तो जनरली बोलेंगे वहां तो बहुत ज्यादा हार्ड पनिशमेंट है, वहां तो रूल ऑफ लॉ है। बट ऐसा नहीं है, उसको चेक करने का तरीका है। अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी, ये नाम याद रखना, रूल ऑफ लॉ की जब भी बात आएगी एवी डाइसी की बात आती है। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंटेटर है। भाई हमने क्रिकेट के कमेंटेटर देखे, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी कमेंटेटर होता है और उनकी भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी की क्रिकेट के कमेंटेटर, इवन उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है इन एकेडमिक डिस्कशंस। सो रूल ऑफ लॉ का मीनिंग एवी डाइसी ने कितनी इंपॉर्टेंस होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंटेटर की, ये आप समझ सकते हैं। एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ की लॉ को मीनिंग दिया कि कहीं भी रूल ऑफ लॉ है या नहीं, इसको चेक करने का तरीका दिया उसने, और वो यूनिवर्सल है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वो आज भी आपके जो लीगल टर्मिनोलॉजी में है आज भी उसी को फॉलो किया जाता है। सो रूल ऑफ लॉ। अगर एक बात और है, आप रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में कभी भी कंफ्यूज ना करिए। रूल ऑफ लॉ के लिए भी 3 प्रिंसिपल है और उसके लिए भी 3 प्रिंसिपल है। सो मैं आपको दोनों का डिफरेंस करवा दूंगा। आज की डेट में आप रूल ऑफ लॉ को समझिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है?
रूल ऑफ लॉ के लिए पहला टेस्ट होता है कि नो मैन शैल बी पनिश्ड इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशन ऑफ लॉ एंड सच वायोलेशन ऑफ लॉ कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि कोई भी इंसान को आप पनिश नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में, उसकी बॉडी पनिशमेंट या उससे गुड पनिशमेंट, यानी कि कुछ पनिशमेंट के रूप में उसका कोई सामान ले लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना, उससे पैसा ले लेना। आप किसी भी तरीके से किसी भी आदमी को पनिश नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशन ऑफ लॉ। उस लैंड पे जो लॉ बना हुआ है उसके वायोलेशन के लिए। अच्छा, अब वो ये वायोलेशन हुआ या नहीं हुआ ये कौन डिसाइड करेगा? इट ओनली डिसाइड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। वहां का कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड करेगा कि इसने वायोलेशन किया या नहीं। अगर वहां डिसाइड हुआ वायोलेशन हुआ है तभी उसको किसी भी फॉर्म का पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में जितनी भी खाप पंचायतें हैं उनको इलीगल क्यों घोषित किया गया है, उसके लिए बेसिक रीजन है रूल ऑफ लॉ। क्योंकि खाप पंचायतें बिना प्रूव किए किसी को भी पनिशमेंट दे देती है, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए कोई भी लॉ का वायोलेशन हुआ है पहले तो ये प्रूव करना चाहिए कि ये लॉ है, फिर उस लॉ का वायोलेशन हुआ है वो कोर्ट ऑफ लॉ में कंफर्म होगा। ओके, सो आपको मैं ना एग्जांपल देते जा रहा हूं बेसिकली। तो ये खाप पंचायत का एग्जांपल और भी जगह लगेगा बट यहां पे अलग तरीके से मैं बता रहा हूं। खाप पंचायत के डिसीजन इलीगल क्यों होते हैं? क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। ओके, रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? कोई भी इंसान पनिश नहीं हो सकता बाय बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट उसने कोई लॉ वायोलेट किया है और उस लॉ का वायोलेशन है वो स्टैब्लिश होगा ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। सो रूल ऑफ लॉ का पहला प्रिंसिपल, किसी को भी ऐसे ही पनिश नहीं कर सकते। दूसरा है ऑल पर्सन सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड विदाउट एनी रैंक और पोजीशन ऑल इक्वली सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी की कोई भी रैंक हो, पहले भी बोला गया चाहे प्राइम मिनिस्टर हो देश का, प्रेसिडेंट हो या छोटा आदमी हो, हम बात करेंगे उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है बट जनरली ऐसा होता है कोई भी पोस्ट या रैंक पे हो सबके ऊपर लॉ इक्वली लागू होगा। इसी मतलब उसके ऊपर लॉ का जुरिस्डिक्शन उसी तरह लागू होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी आदमी कोर्ट में जाके केस कर सकता है। कोर्ट इज ओपन फॉर यू, यू कैन स्यू एंड आपको कोई भी कोर्ट बुला सकता है। इसीलिए कभी भी किसी के खिलाफ कोर्ट का वारंट जारी होता है तो यू हैव टू गो इन कोर्ट एंड डिफेंड योरसेल्फ। अगर आप बोले कि कौन होता है कोर्ट में, तो मैंने कुछ किया नहीं है, मैं अपने घर पे हूं, कोर्ट का सम्मन आया, मैं नहीं जाऊंगा, सो कोर्ट आपको बुलवा लेगा दूसरे तरीके से। कोर्ट के पास में अपने साधन है। ओके, सो कोर्ट आपको कभी भी स्यू कर सकता है, आप जाके कोर्ट में किसी को भी स्यू कर सकते हो। इट इज ओपन फॉर एवरीबडी इंस्टीड ऑफ योर रैंक, कास्ट, क्रीड, एफिलिएशन, एनीथिंग। ओके, सो दो प्रिंसिपल हुए। पहले आप किसी को ऐसे ही पनिश नहीं कर सकते, दूसरा कोर्ट इज ओपन फॉर यू एंड यू शुड बी ओपन फॉर कोर्ट। ओके, एंड थर्ड है, देखिए तीसरे में एक बात है, तीसरा अलग अलग जगह अलग अलग मॉडिफाई होता है। तीसरे में ये बात ये है कि अगर आप एक ये जो एबी डाइसी साहब थे, ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पे कमेंट कर रहे थे। तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां पे पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर द पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमारे यहाँ क्या है, हमने पहले ही रिटन अनरिटन में फर्क देखा था, तो हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से सब कुछ बनता है। पर वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम होने की वजह से उन्होंने तीसरा जो कमेंट दिया था वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। वहां पे ऑर्डिनरी लॉ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, सो इसीलिए। बट
ये अगर हमारी बात करें, ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे या यूएस के लिए बात करें तो ये मॉडिफाई हो जाता है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑल अदर लॉ इन ऑर्डर टू लीगली वैलिड सेल कन्फर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने पहले भी पिछले में बात किया है, बहुत सारी चीजें लिंक है। मैं आपको, कोई भी नया स्टूडेंट है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो में जाके आप देखिए, वहां से आपका और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, और मैं यहाँ पे भी हर बार क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सो तीन रूल ऑफ द लॉ टेस्ट करने के 3 तरीके हैं। कोई भी आदमी किसी भी फॉर्म में ऐसे ही पनिश नहीं किया जा सकता जब तक उसने लॉ का कोई वायलेशन नहीं किया, और ये एस्टैब्लिश होगा कोर्ट ऑफ लॉ में जाके। दूसरा है कि आप कोर्ट, आपके लिए कोर्ट ओपन है और आप कोर्ट के लिए हमेशा ओपन है। सो आपकी कोई भी रैंक, आपकी कोई भी एफिलिएशन, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कोर्ट के सामने आप सब लोग जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही आप है। इट इज the adoption of rule of law that has changed the concept of administration from rex lex। पहले मोनार्की होती थी, किंग वाज लॉ, मेरा वचन ही शासन है, माहेश्मती की शपथ लेने के साथ ही होते हैं मेरा वचन ही शासन है। वहां से बदल के यहां पे आया है कि कानून ही शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। ओके, रूल ऑफ लॉ इज ए इसेंशियल फॉर द हेल्दी फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही रूल ऑफ लॉ है। सो रूल ऑफ लॉ अगर नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम, इसका हम एग्जांपल समझ सकते हैं। पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे म्यांमार में भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कागज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? किताब है, कागज है, उस पर कुछ लिखे हुए वर्ड है, वो उसमें आत्मा तभी आएगी जब रूल ऑफ लॉ होगा। सो रूल ऑफ लॉ इज वेरी इसेंशियल फॉर द हेल्दी फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन, हेल्दी फंक्शन नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में डिजीज आ जाएगी, और पाकिस्तान वाले कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोविड-19 पिछले 70 सालों से लगा हुआ है। ओके जी, द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू प्रिजर्वेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ विद एक्सेप्शन गिवन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 361। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कई एकेडमिक डिबेट में हैं, अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करने की बात है, क्रिटिसाइज करने का मतलब हेल्दी क्रिटिसिज्म है, मैं यहाँ फालतू के नैरेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको कोई कमी दिखानी हो, अगर आपको जानना हो कि कुछ कमी है, तो आपको यहाँ से लर्न करना होगा, और आपके लिए एक बहुत हेल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सब लिखने के बाद भी कुछ चीजें हैं जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर द जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बोलता है कि रूल ऑफ द लॉ के लिए आप जो चाहे कर सकते हैं। आप किसी को भी, अभी बोला ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, आप किसी को भी कोर्ट में बुला सकते हो और कोर्ट किसी को भी समन कर सकता है। बट 361, आर्टिकल 361 इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए गए हैं, जो कि इस रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शन है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ के एक्सेप्शन है। कैसे? पहला, क्लॉज 1 में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स आर नॉट आंसरेबल टू कोर्ट ऑफ लॉ इन एक्सरसाइज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई भी काम कर रहे हैं, आपने कभी भी गौर किया होगा, जितनी बार आर्टिकल 356 लगता है, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है, वो हर बार कोर्ट में केस जाता है, बट कोर्ट कभी भी गवर्नर को नहीं बुलाते। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग जाते हैं, गवर्नर कभी भी सफाई देने नहीं जाते कि वहां पे, या प्रेसिडेंट कभी नहीं जाते कि वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल क्यों लगाया गया है। उसका वजह है आर्टिकल 361 कहता है प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई भी काम, अपना काम कर रहे हैं, उस काम के लिए वो कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ को
आंसरेबल ही नहीं है, यानी कि उनको उस काम के लिए कोर्ट ऑफ लॉ नहीं बुला सकते। अभी तो हमने बात की थी इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ में आप सभी इक्वल है, बट ये कह रहे साहब कि गवर्नर और प्रेसिडेंट इक्वल नहीं है, उनको स्पेशल राइट है। ये लॉजिकली सही है, बट ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। लॉजिकली सही ऐसे है कि हम आगे जाके देखेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करते हैं, वो एड एंड एडवाइस ऑफ दी कैबिनेट करते हैं, जो कि फाइनली एग्जीक्यूटिव होती है, गवर्नमेंट होती है। ओके, अब ये दूसरा है, उसका कोई रीजनिंग नहीं है, बट वो एक आपकी गवर्नमेंट का डेकोरम बनाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो रूल है। जैसे सेकंड है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर कैन बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। अब लाइनें तो आपने पढ़ ली, अब मैं सिंपली आपको समझाता हूं। कोई भी प्रेसिडेंट और गवर्नर है, उनके खिलाफ कोई भी नया केस, क्रिमिनल केस नहीं चला सकते, और पुराना क्रिमिनल केस अगर चल रहा है तो उसको उसकी सुनवाई नहीं हो सकती। बेसिकली इसका मतलब है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट कोर्ट में नहीं जाएंगे भाई साहब, हम कोर्ट में नहीं आएंगे। चाहे मैं आपको मतलब एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज नॉट क्लियरली, क्योंकि इतने बड़ी पद पे, इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाके कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेगा, बट इफ आई से कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी का मर्डर कर दिया और ऑन कैमरा किया है, बट उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कोई केस नहीं दर्ज हो सकता। यस, ये बड़ी क्रूड और लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। या फिर कोई पुराना केस चल रहा है तो उस केस को जब आप, वो गवर्नर के पीरियड है, उस पीरियड पे वो केस नहीं चल सकता। अगर आज उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, वो जब गवर्नर और प्रेसिडेंट नहीं रहेगा उस टाइम उस पर कार्रवाई हो सकती है, ड्यूरेशन ऑफ दिस नहीं हो सकती। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, कल्याण सिंह जी माननीय गवर्नर थे राजस्थान के, तो उन पे बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि वाला जो प्रकरण था, केस था, अभी तो वो राम जन्मभूमि घोषित हो गया, जब वो केस चल रहा था तो उस केस का, उसको तोड़ने के केस चल रहा था, तो उसमें बिकॉज वो उस टाइम में वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, तो उनका भी उसमें सीबीआई की चार्जशीट में नाम था, तो उनके ऊपर उस टाइम में केस चल रहा था, तो बाकी सब लोगों को बुलाया गया, बट कल्याण सिंह जी को कोर्ट में नहीं बुलाया गया था। वो केस चल रहा था बिकॉज वो गवर्नर थे राजस्थान के, और उस टाइम में बात चली थी कि उनको ऑन द मॉरलिटी बेसिस उनको रिजिग्नेशन देके कोर्ट के सामने हाजिर होना चाहिए। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, no civil proceeding in which compensation claim can be instituted against the president and governor as state in court of law। कोई भी सिविल प्रोसीडिंग भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होगी जब तक कि 2 महीने का एडवांस नोटिस दिया जाए। उनको एडवांस 2 महीने का नोटिस दे दिया जाए और नोटिस खत्म हो जाए तो फिर सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। उनके एग्जीक्यूटिव जो भी उन्होंने उसमें रह के जो काम किए, उन कामों के खिलाफ कोई भी आप उनके खिलाफ उनको कोर्ट में वो आंसरेबल नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और चीज है जो कि अभी लेटेस्ट साउथ कोरिया में हुआ था। हमारे डिप्लोमेट है, उन्होंने शायद कोई कार सैलून जाते वक्त या कुछ लोगों पे कार चढ़ा दी गई थी, मतलब बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग मर गए थे और वहां पे काफी गमो गुस्सा हुआ था। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। ओके, तो एक्चुअल में क्या होता है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है जब ये रेसिप्रोकल है, जब एक कंट्री आपको देती है आप उस कंट्री को देते हैं। तो जैसे हमने साउथ कोरिया को दे रखी है, साउथ कोरिया ने हमारे यहाँ दे रखी है हमारे डिप्लोमेट्स को, ऐसे ही लगभग सारी कंट्री ने एक दूसरे को दे रखी है। तो वहां पे जो भी जितने भी डिप्लोमेट्स है उनको इम्यूनिटी है क्रिमिनल केसेस की, तो वहां के कोर्ट में उनके ऊपर केस नहीं होगा। अगर बहुत हीनियस क्राइम है तो यहाँ के कोर्ट में उनके ऊपर केस चल सकता है, बट वहां पे उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। ओके, सो दिस इज, अब देखिए रूल ऑफ लॉ कितना इंपॉर्टेंट है कि आपका उसको सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने एक लिस्ट लिखाई थी उसमें रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर था। तो रूल ऑफ लॉ है
वो भी एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एज ए बेसिक स्ट्रक्चर बोला है। तो रूल ऑफ लॉ एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हटाया नहीं जा सकता, रूल ऑफ लॉ लेगा। तो हमने अभी तक तो पहला देखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, अब होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखिए इसमें आपकी कहानी आती है। ज्यादातर लोग जो बात करते हैं हमेशा जनरली कि जिनको प्रॉब्लम होता है रिजर्वेशन पॉलिसी, जिनको अंडरस्टैंड नहीं होती, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से रिजर्वेशन पॉलिसी का उद्भव होगा, एक तरीके से उसका प्रोटेक्शन है ये बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है एज ए लीगल कॉन्सेप्ट? वो कहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ इंग्लैंड में हुआ, ये कहाँ पे हुआ? अमेरिका में, यूएस में हुआ। यूएस के अंदर एज ए लीगल कॉन्सेप्ट ये हुआ। इट्स रिगार्डेड एज ए, अच्छा, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कंसेप्ट माना गया, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये कुछ लोगों की मदद कर रहा है। सो ये कुछ छीन नहीं रहा है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा दे रहा है। इक्वलिटी क्या प्रिविलेज छीन रही है, कुछ लोगों का स्पेशल राइट्स को वो छीन रही है, सबको इक्वल कर रही है, इसलिए वो नेगेटिव है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ईपीएल इज ए पॉजिटिव कंसेप्ट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इट डजंट मीन ऑल लॉ शैल अप्लाई यूनिफॉर्मली। अब देखिए वहां पे बोल रहे हैं कि लॉ है वो सब पे इक्वली होगा, बट ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर लॉ सब पे इक्वली लागू करेंगे, बट जो आदमी बेचारा एकदम कॉमन आदमी है जो समझता ही नहीं है, उस पे भी वही लॉ आप लागू कर देंगे और दूसरों पे भी जो सब कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं है लॉ का सेम लगना। तो यूनिफॉर्मली लॉ नहीं लगाना। ऑल पर्सन अंडर द ऑल सर्कमस्टांसेस, एक आदमी है वो बहुत अच्छी पोजीशन में, उसको खाना अच्छे से मिल रहा है तो उसको कोई टेंशन नहीं। एक गरीब आदमी उसको खाना नहीं मिल रहा, उसने खाना चोरी कर लिया, तो उसको आप बोलोगे दोनों पे लॉ बराबर लागू होगा? अरे भाई उसको जीने के लिए कुछ खाने का चाहिए, उसको आपने सेम लॉ लगा दिया। ये देखिए ये बेसिकली क्या है, मैं अगर कहूँ कि ये 3 लोग हैं, इनके लिए ये दौड़ लगानी है और ये इनका टारगेट है, ये 3 लोग हैं। मैं कहूँगा भाई मैं सीटी बजाऊंगा 1 2 और 3 और तीनों को भागना है, तो भाई ये जो पहले अपर साइड में प्लेस है ये जल्दी पहुंच जाएगा, ये बाद में पहुंचेगा, ये बाद में। मैंने कहा लॉ तो सबके लिए बराबर लागू है, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑल 3 पीपल आर प्लेस्ड डिफरेंटली इन द सोसाइटी। सो मेरा पहला काम क्या होगा, इन तीनों को इक्वली प्लेस करूं, फिर लॉ को इक्वली अप्लाई करूं। बात समझ में आ रही है आपको? सो इट डजंट मीन ऑल लॉ यूनिवर्सली अप्लाइज, इट ओनली मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल सर्कमस्टांसेस। जो लोग एक जैसे परिस्थितियों में हैं उन्हीं को एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाए, सबको यूनिफॉर्मली ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब यही है, अमंग इक्वल द लॉ शुड इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड, like should be treated like, person in similar circumstances should be treated equal। जो एक जैसी परिस्थिति में है उन्हीं को एक जैसा लॉ देना होगा। dissimilar circumstances should treated alike, should not treated like, मतलब लोग अलग अलग परिस्थितियों में हैं, उनको अलग अलग सर्कमस्टांसेस में है, उनको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। यही तो बोलते हैं सोसाइटी में अलग अलग स्ट्रेटा है। ये 3 लोग हैं, मैं फिर कहता हूं, जैसे ये दीवार है, यहां से पार मैच चल रहा है, ये आदमी खड़ा हुआ इस दीवार पे, ये अपना मैच से देख सकता है, ये आदमी यहां खड़ा हुआ ये नहीं देख सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। सो मेरे को तीनों को इसके नीचे मेरे को स्पेशल कुर्सी लगानी पड़ेगी इनके लिए, तभी इनको ऊपर उठाया जाएगा, है ना, तब जाके ये तीनों इक्वल होंगे, फिर इक्वल लॉ लागू होगा। सो अलग अलग परिस्थितियों में लोग हैं उनको इक्वल लॉ नहीं लागू किया जा सकता। इट गारंटीज नाइदर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अमंग अनइक्वल, मतलब अनइक्वल लोगों के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट की गारंटी नहीं है, ना ही अनइक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अमंग द इक्वल, यानी कि जो इक्वल लोग हैं उनमें अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। इसका मतलब उल्टा भी नहीं है, एक जैसे लोग हैं
उनमें तो एक जैसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो अलग अलग लेवल पे है उनके लिए अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए। द ओनली गारंटीज इक्वलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट अमंग द इक्वल। ओके, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक जैसे लक्षण दिखने वालों को एक जैसा, देखो कोविड-19 बीमारी एक है, प्रॉब्लम एक है, बट जितने ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी एक जैसा इन 3 लोगों को एक जैसे लक्षण है, उनका ट्रीटमेंट एक जैसा होगा। 2 लोगों को ट्रीटमेंट, इनको जनरल मेडिसिन दी जाएगी, इनको ज़्यादा हैवी दिख रहा है तो इनको स्टेरॉइड दिया जाएगा। ओके, किसी को और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको रेमडेसिविर दिया जाएगा। ओके, सो जिनका प्रॉब्लम में भी सेम बट पीपल प्लेस्ड डिफरेंटली, तो उनके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। In its state should ensure that the people are placed in similar circumstances before applying law uniform among them। अगर आपको यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट लगाना है तो पहले सबको इक्वल स्टेज पे लाना पड़ेगा। If people cannot place in equal circumstances, अब यहाँ पे आपके रिजर्वेशन की बात आती है। अगर लोगों को एक जैसे सिचुएशन में नहीं है लोग, तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट इस जगह बात कर रहे हैं, कोई भी स्टेट का जो ऑर्गन है वो एम्पावर है कि लोगों को क्लासिफाई करे, डिफरेंटली क्लासिफाई करे, उनको कैटेगरीज में बांटे रीजनेबल बेसिस पे, अब कोई भी लॉ लगाने से पहले। तो यहीं से बेस बनता आपका रिजर्वेशन का, कि आपने कुछ लोगों को एससी में रखा, कुछ लोगों को एसटी में रखा, कुछ लोगों को जनरल में रखा, ओबीसी में रखा, ग्रुप बनाए, एक जैसी टाइप के ग्रुप बनाए। तो कभी भी हमारे यहाँ पे जनरली हम बोलते हैं कि रिजर्वेशन है वो कास्ट के बेसिस पे है, ऐसा नहीं है। कास्ट के बेसिस पे वो हमको ऊपर से दिख रहा है, वो कास्ट के बेसिस पे नहीं है, वो एक ग्रुप है, कैटेगरी के बेसिस पे है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द कास्ट एंड कैटेगरी। क्या एसटी में एक ही कास्ट है? नहीं। क्या एससी में एक ही कास्ट है? नहीं। क्या ओबीसी में एक ही कास्ट है? नहीं। एक कैटेगरी है, एक टाइप के लोग हैं, उनको एक कैटेगरी में रखा गया है, उनको डिफरेंशिएट करके उस कैटेगरी में एक टाइप का रूल लागू हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो कैटेगरी वाइज हमारे यहां पे रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज है, नॉट द कास्ट बेसिस। ये बात आप हमेशा याद रखिए। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस for the recruitment in the public employment and for admission in the education institution in constitutionally protected under the equal protection of law। तो आपको ये कभी भी क्वेश्चन आ जाए, 15 और 16 में क्लियरली दी हुई है, आर्टिकल 15 और 16 की हम कल पढ़ेंगे, वहां पे तो क्लियरली मेंशन है, बट उसको प्रोटेक्ट कौन सा करता है? आर्टिकल 14 का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसको रिजर्वेशन पॉलिसी को प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है कि स्टेट अगर ऐसा देखता है कि लोग अलग अलग जगह पे प्लेस है, उनको एक जगह पे प्लेस नहीं कर सकता, तो स्टेट इज फ्री टू डिफरेंशिएट पीपल ऑन द रीजनेबल बेसिस। उनको कैटेगराइज करे और फिर उनके ऊपर लॉ अप्लाई करे, अलग अलग लॉ अप्लाई करे। सो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यहां से निकलती है। Similarly, the identification and the removal of creamy layer among the OBC, the benefit of reservation is constitutional requirement of the EPL। जब क्रीमी लेयर को ओबीसी से हटाया जाता है वो भी इसी ईपीएल के थ्रू है, क्योंकि अगर एक कैटेगरी में, ओबीसी की कैटेगरी में 2 कैटेगरी के लोग होंगे और उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो ईपीएल के खिलाफ है। डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को इक्वल नहीं दिया जा सकता। कास्ट दोनों की सेम है बट कैटेगरी दोनों में, एक क्रीमी लेयर में है, एक नॉन क्रीमी लेयर में है। सो क्रीमी लेयर वाले से रिजर्वेशन हटा दिया जाता है, ये भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आता है। ओके, ईपीएल रिकॉग्नाइज फैक्ट दैट पीपल आर नॉट प्लेस्ड इन द इक्वल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये रिजर्वेशन पे भी अप्लाई होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे को ज्यादा मार्क्स आया, किसी को कम आया, वो कैसे सेलेक्ट हो गया?
तो उसके लिए बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? उसके खिलाफ यही आर्ग्यूमेंट है कि वो अपनी बात ठीक कह रहा है, बट यहां पे बात ये होती है, बोले कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, दूसरा बंदा टैलेंटेड नहीं है, फिर भी वो क्यों उसको आगे बढ़ाया गया? तो इसका जवाब ये है कि दो लोगों के पास सेम टैलेंट नहीं है, ये ओके है, दोनों इक्वल सर्कमस्टांसेस में नहीं है टैलेंट की वजह से, बट दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अपना टैलेंट अच्छा बनाए। अगर एक बंदा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो बहुत सारी एक कॉन्वेंट स्कूल में, अच्छी स्कूल में पढ़ के आया, अच्छा एजुकेशन सिस्टम लिया, ट्यूशन लगाई, और एक बंदा है उसको कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, गांव के कॉर्नर में बैठा हुआ है, अखबार भी पढ़ने को नहीं मिल रहा है, एंड ही इज नॉट एबल टू रीड। सो दोनों को अपने अपने लेवल पे टैलेंट डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। सो स्टेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए रिजर्वेशन देना पड़ता है। सो दैट इज there may be people who are not equal in circumstances in term of the talent, but they must be provided equal opportunity to develop their talent. That is the essence of this equal protection of law. So मुझे लगता है मैं क्लियर हूं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ के बारे में, और मैंने आपको एक्सेप्शन भी बता दिया। अगर आपको इसको क्रिटिसाइज करना है तो उसका क्रिटिसाइज करने का तरीका बता दिया है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं लाइंस बोल देता हूं कि आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स द क्लासिफिकेशन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट्स प्रोहिबिट द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल and giving the privilege to anybody, but it does not prohibit reasonable classification. Reasonable classification, it does not prohibit reasonable classification under the equal protection of law founded on the intelligible differentia. यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्री किसी को भी उठा के रिजर्वेशन दे देना, किसी ग्रुप को, प्रेशर ग्रुप को, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आर्बिट्रीनेस से होगा तो कोर्ट उसको, जैसे अभी मराठा रिजर्वेशन हुआ, देयर इज नॉट अगेन एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, बट कोर्ट ने बोला है कि इट इज नॉट पॉसिबल। सो जब भी इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो वो अप्लाई नहीं होगा कोई भी क्लासिफिकेशन। ओके, सो मेरे हिसाब से मैंने इस स्टोरी को पूरा अच्छे से क्लियर किया और आपको बताया, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप इसको अलग अलग फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट जीएस करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो कम से कम इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, especially for the UPSC or for general public also it is useful. Okay, so मैं थैंक बोलने का मेरा जो तरीका है उसी में मैं बोलूँगा कि भगवान आपको सुख, समृद्धि और विद्या दे, और आपको सामर्थ्य दे कि आप इस सुख, समृद्धि और विद्या को अपने देश के लोगों में, पूरी धरती के लोगों में बांट सके। धन्यवाद।